मैं अयोध्या से हूँ। जी जी। अगर एक साल और रुकता तो मेरा वनवास पूरा हो जाता। कविता पहला प्यार था और हमेशा रहेगा। एक किताब में अपने लिख के पूरी माँ को डेडिकेट करूँ। हर महत्वाकांक्षी मन जो है वो अशोक की तरह होता है। थोड़ा ठहरो, जरा सुस्ताओ, बड़े जतन से एक बार फिर मन की सारंगी उठाओ। जाने आलम लखनऊ के हजरतगंज में दिख जाएं, खरीदते अपनी नाजो और बनी। यूनिवर्सल बुक सेंटर। तो किस्सों की किताब के आज के एपिसोड में हम बैठे हैं यूनिवर्सल बुक सेलर्स पे। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो कई प्रतिभाओं के धनी हैं। लेखक हैं, कवि हैं, स्कॉलर हैं, सिनेमा पे बहुत लिखा है, इंडियन म्यूजिक पे बहुत लिखा है। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है यतीन्द्र जी। नमस्ते। तो यतीन्द्र जी, 2011 में आपने विभास लिखी थी। उसके बाद आपने भारतीय सिनेमा म्यूजिक पे बहुत कुछ लिखा, लता जी पे लिखा, बेगम अख्तर पे लिखा, गुलजार साहब पे लिखा। और उसके करीब 13 साल बाद आपने ये सर्कल कंप्लीट करा और एक और पोइट्री की किताब लिखी है इस बार, जिसका नाम है बिना कलिंग विजय के। तो ये सर्कल पूरा करना, वाज इट अ डेलिबरेट एफर्ट या ये बस इत्तेफाक है? मुझे लगता है कि डेलिबरेट कुछ भी नहीं होता जी और लिखना पढ़ना हमेशा चलता रहता है। मैं अयोध्या से हूँ। जी जी। अगर एक साल और रुकता तो मेरा वनवास पूरा हो जाता कविता का। जी जी। तो मुझे ये लगता है। हम्म। और कविताएं मैं हमेशा लिखता था, जी लिखता रहता था, डायरी में पढ़ी। कोई भी कवि है तो वो लिखेगा जरूर, लेकिन छपने की कोई बहुत आकांक्षा नहीं थी। जी। ऐसा नहीं कि कोई मैं बहुत बड़ा कवि हो गया हूँ हम्म। या कविता को लेकर मेरे मन में कोई हतोत्साह हो गया है। जी कविता पहला प्यार था और हमेशा रहेगा। जी। लेकिन उस दौरान में लता जी के साथ और गुलजार साहब के साथ और फिर बेगम अख्तर सब पे काम में इतना बिजी हुआ, अयोध्या पे किताबें, जी। शहरनामा, हम्म। कि समय नहीं मिला। जी फिर बहुत दिनों के बाद एक मुझे लगा कि कोई ये ना समझे कि सब नॉन फिक्शन कर रहे हैं, जी। स्कॉलरली काम कर रहे हैं और इनका पोएट या इनका क्रिएटिव माइंड नहीं रहा। तो और दूसरा कि दुर्भाग्य से मैंने अपनी माँ को खोया इसी साल हम्म। अप्रैल में। जी तो एक बहुत इम्प्रॉम्प्टू और बहुत दुख में, जी। जिसे कहें अपना एक एलिजी की तरह, बहुत सारी चीजें निकली। तो उसमें बहुत सारी कविताएं हो गई। जी जी। तो ऐसी 10-15 कविताएं संग्रह में हैं। हम्म। तो वो आया। फिर मुझे लगा कि तो एक बेटे का अपनी माँ के प्रति प्यार होता है कि जी एक किताब में अपने लिख के पूरी माँ को डेडिकेट करूं। जी। उस भाव में एक किताब बनी। हम्म। जब कविता संग्रह छपने गया और उसका सब तैयारी होने लगी, तब ध्यान आया कि अरे बीच में 13 साल का वक्फा बीत गया। जी जी जी। तो ऐसा रहा। जी जी। तो कोई चीज जान के नहीं किया है, कोई चीज रोक के नहीं किया है। और ये संग्रह आ गया, इसका कतई मतलब नहीं कि फिर 13 या 15 साल बाद आएगा। हो सकता है 2 साल बाद दूसरा संग्रह आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिलहाल तो अब आया। हम्म। अच्छा, जैसा कि आपने बताया, इसमें एक कविताएं हैं जो आपने अपनी स्वर्गीय माता जी को उनके डेडिकेट की हैं। तो किताब में 100 कविताएं हैं और 4 हिस्से हैं। जी। तो इसके बारे में कुछ बताइए। आ, मैं जिस तरह का लेखन है, मैं वैसा कभी हम्म। सामान्य जो प्रतिक्रियाएं हैं जी। तात्कालिक हम्म। सामाजिक राजनीतिक, वैसा मैं करता नहीं हूँ। जी मेरी कविता में कुछ ना कुछ मेटाफर होगा या कुछ भी हिडन मीनिंग आएगी, जी। नुआंसेस बहुत होंगे कल्चर हम्म। के। तो मैं कविताएं कर रहा था, तो पहला संग्रह जो पहला खंड है वो परंपरा और पुराण और तमाम सारे ऐसी चीजें हैं हम्म। जिनको मैंने नए ढंग से कहा है। जी। जैसे भागवत की कथा है कृष्ण के कालिया दमन की, हम्म। कि वो कूदते हैं और गेंद लेके आते हैं, हम्म। सबको पता है। उसको लिखते हुए मैंने उसमें क्रिएट किया कि हमारे अंदर भी एक कालिया रहता है, जी। कि हम अपने अंदर कूद जाते हैं और अपने हम्म। मन की खुशी का कोई खिलौना निकाल के लाते हैं, जी। खुश होते हैं। हम्म। तो वो कंटेम्प्रेरी डिक्शन में उसको डिफाइन करते हुए ऐसी परंपरा संस्कृति को जी। रेखांकित करती हुई पहले हम्म। खंड में कविताएं हैं, जिसमें बहुत सारी कविताएं जी शहरों पर भी हैं। जी। शहरों पे जब लोग लिखते हैं तो ज्यादातर आधुनिक शहरों पे लिखते हैं, जिन शहरों में होते हैं उसमें जी। लिखते हैं। मैंने कोशिश की, ये सायास था हम्म। कि कुछ ऐसी अनुगूंजों को शामिल किया जाए हम्म। जिन शहरों में हम जाते तो हैं जी लेकिन उनकी स्मृतियों को दर्ज नहीं करते। जी। तो उसमें पंढरपुर, उसमें हम्पी, उसमें चिदम्बरम, उसमें मांडू, उसमें रघुराजपुर, ऐसी बहुत सारे शहरों की कविताएं, संगीत विषयक कविताएं हैं रागों को लेकर के, जो मेरा एक बहुत पुराना प्रेम है। जी। दूसरा खंड फिर इसी तरीके से है, जिसमें लंबी कविताएं हैं, उसमें कुछ उस तरह से वैचारिक कविताएं हैं। तीसरे खंड में मैंने ज्यादातर गद्य कविताएं ली हैं और एक परंपरा को निभाया है, एक कोई सब्जेक्ट लेके।
जैसे पहलवानों की कुश्ती का अखाड़ा है, वो किस तरह से एक पोएट देखता है, तो उसमें 4-5 कविताएं। जी। बुनकरों की कहानी है, तो उसमें कई कविताएं। हम्म, टोनी महिवाल का लीजेंड है, उनकी हम्म, प्रेम कहानी, जी, तो उस पे पूरी एक सीरीज ऑफ पोएट्री, तो ऐसा जी, तीसरा खंड। जी, उसमें कुछ ऐसी कविताएं भी है जो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी डिक्शन में, हम्म, जो हमारे एक दूसरे की ईर्ष्या, स्पर्धा, घात प्रतिघात, जी, उस पर एक बिल्कुल जो आप हम्म, आज के युवा की बात करें, जी, सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियों के साथ। हम्म, आखिरी खंड माँ को समर्पित है, मतलब पूरी कविता संग्रह समर्पित है। जी, जी, आखिरी खंड में आप माँ से अपने रिश्ते को लिखा है। जी, जी। ये जो आपकी किताब का नाम है यतीन्द्र जी, बिना कलिंग विजय के, तो ये आपकी टाइटल पोयम भी है, तो इसके पीछे क्या सोच थी? कविता है, अब मेरे पास संग्रह, अभी आपको मैं शायद पढ़ दूं उसमें से 2 लाइन। जी, जी, मेरा ये मानना था कि हर महत्वाकांक्षी मन जो है वो अशोक की तरह होता है, जी, सम्राट अशोक की तरह, कि उसे दिग्विजय करना है। जी, लेकिन परिणति क्या होती है, कलिंग में होती है जाके, हम्म, कि आप महत्वाकांक्षा में सब कुछ पाना चाहते हैं, सब कुछ चकनाचूर करना चाहते हैं, जी, जी, सबको दबाना चाहते हैं, सबको अपने अधीन करना चाहते हैं, होता नहीं है। जी, और जब भी हार होती है, आप विजय पा भी लेते हैं, तो आप अंदर से टूटते हैं। हम्म, तो जो जो इसका मेन आशय है, मुख्य इसका जो एक इसका वो है कि बिना कलिंग विजय के भी शानदार जीवन जिया जा सकता है, बिना कलिंग बनाए जी, अपने जीवन में। हम्म, आप अशोक की तरह, आप उस तरह से देवानाम प्रिय अशोक हो सकते हैं, आप एक शानदार आदमी हो सकते हैं, जो बुद्ध की राह पे चला, जो सत्य और शांति की राह पे चला। जी, आजकल जिस तरह का माहौल है, या देश में ही नहीं विदेशों में भी, और जिस तरह से सरहदों पे तलवारें खिंची हुई हैं, दो दिलों के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं, रिश्तों के बीचों में झगड़े हैं, हम लोग रील्स में मुब्तला हैं, अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जाते। एक परिवार में, एक ड्राइंग रूम में 4 लोग बैठते हैं, तो एक दूसरे से बात करने की जगह 4 लोग 4 अपने फोन्स में लगे होते हैं। ऐसे समय में भी इन सब से दूर रह के, बिना किसी को हराए, बिना किसी को छोटा दिखाए, जी, भी तो शानदार रह सकते हैं, अच्छा बिल्कुल, जीवन जी सकते हैं। जी, मेरी कोशिश वो है, मैं उसी को थोड़ा सा वीव करने की कोशिश में। जी। तो यतीन्द्र जी, आपके लिए मेरे पास सवाल और हैं, पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी फेवरेट कोई कविता की 2 पंक्ति आप अगर हमें पढ़ के सुना दें। हाँ, अब मैं देखिए, मैं शायरी नहीं करता हूँ, जी, शायरी में 2 पंक्ति पढ़ते हैं तो जी, प्रदीप काफिया के साथ 2 लाइनों में बात हो जाती है। कोई छोटी कविता पढ़ देता बिल्कुल, हूँ जो बिल्कुल, 4-6 लाइन बिल्कुल, की। बिल्कुल, एक कविता है मेरी, मन की सारंगी। जी, सारंगी जो एक वाद्य है। भीतर के दुख का घराना बनाओ, हो सके तो पीड़ा को ठुमरी में गाओ। जाओ उस सितार के पास, जिसके टूटे तारों को कसने वाला रूठ कर चला गया अपनी साधना से। जाओ उस सितार के पास, जिसके टूटे तारों को कसने वाला रूठ कर चला गया अपनी साधना से। बहुत खूब। थोड़ा ठहरो, जरा सुस्ताओ, बड़े जतन से एक बार फिर मन की सारंगी उठाओ। बड़े जतन से एक बार फिर मन की सारंगी उठाओ, देखो शायद बच सके एक बार दर्द की रागनी। देखो शायद बच सके एक बार दर्द की रागनी। हो सके तो बचाओ, हो सके तो बचाओ भीतर रिश्ते दुख को, भले ही उसे ठुमरी के नए चलन में गाओ। जी, जी, बहुत अपने बढ़िया। अंदर का जो दुख है उसको जी, बचाओ, उसको जाया मत करो। हम्म, अपने दुखों के साथ, अपनी समस्याओं के साथ, अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट के साथ जीना सीखो। जी, सब चीजों को लेकर के समाज में उसका झगड़ा या उसका प्रति संसार रचने की जरूरत नहीं है, जी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं यतीन्द्र जी, और उससे अच्छी सोच है, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। यतीन्द्र जी, आपका काफी सालों से आप लिख रहे हैं, लखनऊ आना जाना भी रहा है, तो यूनिवर्सल बुक सेलर्स में भी आना जाना रहा होगा, उससे कुछ यूनिवर्सल बुक सेलर्स के लिए मैं मानव से कहता हूँ, चंदर अंकल से कहता था, जी, बिशन अंकल को, मैं जब बहुत छोटा था तब जाता था, आता था। जी, जी, मेरे लिए 2 जगहें, हम्म, दुकान नहीं है, वो शिक्षा का मंदिर है। मैं कहता भी हूँ मानव से जी, कि ये इस मंदिर में माथा टेके, मानव की दुकान के बिल्कुल बगल हनुमान जी है, जी, जी, हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, और जैसे चढ़ावा चढ़ाना है वो यूनिवर्सल में चढ़ता है जाके। जी, तो जी, यूनिवर्सल बुक सेलर्स, और जी, दूसरा राम अडवाणी अंकल की दुकान, अडवाणी बुक जो शॉप थी, जी, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। हम्म, मुझे, मेरे लिए किताब रखे रहते थे जब मुझे उसकी अकल भी नहीं होती थी। जी, तो उन्होंने एक किताब मुझे दी थी, मुझे याद है, अतिया हुसैन की सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम। जी, अवध के संस्कृति पे एक बहुत बड़ा जी, फिक्शन है। तो ऐसे मेरी तैयारी हुई, पढ़ाई हुई। एक मैंने एक मजेदार सी कविता लिखी है जी, जी, इसमें, बिल्कुल, हजरतगंज में वाजिद अली शाह, हम्म,
तो ये मैं पढ़ देता हूँ। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। यूनिवर्सल का जिक्र है। जी। हजरतगंज में वाजिद अली शाह, ये कविता एक तरीके से मेरी मोहब्बत भी है यूनिवर्सल के लिए, और ये है कि आज अगर वाजिद अली शाह लौट आए और घूमे अपने शहर में तो उनको उनको इज्जत मिलेगी, क्या होगा उनके साथ। जी। कभी ऐसा हो सकता है किसी लखनवी शाम दिख जाएं, जाने आलम लखनऊ के हजरतगंज में, खरीदते अपनी नाजो और बनी, 2 किताबें हैं उनकी। जाने आलम लखनऊ के हजरतगंज में दिख जाएं, खरीदते अपनी नाजो और बनी, यूनिवर्सल बुक सेंटर। बेचैन ढूंढ रहे हों पुराने जमाने की कशीदाकारी वाली किमखाब के कपड़े, जो उन्हें भसीन सन्स या मॉडर्न सिल्क हाउस में जाकर देखने पड़े। ये वे पता लगाते हों अब कहाँ मिलेंगे उनकी सरपरस्ती में रहने वाले शायर, गवैये और हुक्का पानदान संभालने वाली परियां। उनकी सरपरस्ती में रहने वाले शायर, गवैये और हुक्का पानदान संभालने वाली परियां। मगर जाने आलम को मालूम नहीं, इस बीच पता नहीं कितना पानी बह चुका है घाघरा और गोमती से होकर, और न जाने कितनी चीजें हमारे दौर से बाहर जा चुकी, जैसे वे कबाड़ खाने में रखा गैर जरूरी असबाब हों। हजरतगंज भी हैरानी से तकता है अपने उस अंतिम नवाब को, जिसके चेहरे पर एक बेनूरी और फीकापन है। बेपरवाही के इस जमाने में उन्हें कमबख्त अवध भी शामिल लगता है, जिस पर बेचागरी का आलम यह, बड़े इमामबाड़े में खड़े पर्यटक जाने आलम से ही बेखबर निगाहों से पूछते हैं कितनी दूर है बेली गारद रेजिडेंसी। जी, जी। तो ये परंपरा की छिजने की बात है। जी। हम संभाल नहीं पा रहे। आज बहुत समृद्ध है लखनऊ, लेकिन लखनऊ से वो अवध गायब होता जा रहा है। जी। जिस अवध की शाम, जिस अवध को हम जाने आलम से या बिंदा कालिका दीन की ड्योढ़ी से या संगीत से या उस रवायत से जोड़ के देखते थे जहाँ पे ये सब काम हुआ, तो मुझे लगा कि उस कैरेक्टर को प्रेजेंट में ला के देखते हैं कि वो यूनिवर्सल में जाए और पूछे भैया मेरी किताब बेच रहे हो कि नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से यतीन जी, आपने बिल्कुल अवध की और लखनऊ की रूह को उतार दिया अपनी कविता में। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल सर जी, आगे का क्या प्लान है अब, क्योंकि आपकी ये कविता भी का संग्रह मैं आ गया। प्लानिंग करके कोई काम नहीं करता, और ये सोचना कि हम कुछ कर सकते हैं प्लान करके, ये आपके हाथ में नहीं है। पल पल जीवन बदलता है। जीवन का मतलब ही है कि बिल्कुल अप्रत्याशित का वर्ण, आगे क्या होगा कुछ मालूम नहीं। लिखता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा। ईश्वर मेरी सोच सकारात्मक रखे, दोस्तों की दुनिया आबाद रहे। मैं अपने अंदर जो भी है, जो मैं कर सकता हूँ समाज के लिए लिख सकता हूँ, अपने शहर अयोध्या लखनऊ वालों के लिए, वो मैं करता रहूं। बिल्कुल। मुझे मालूम नहीं कि आगे कविता की किताब आएगी या संगीत म्यूजिक पे कुछ आएगा या क्या आएगा। नहीं, बिल्कुल हम आशा करेंगे आप लिखते रहें और हमें आपकी जो है रचनाएं पढ़ने को मिलती रहें। बहुत धन्यवाद कि आपने अपने फोरम पे मुझसे बात की। जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अकेला ही नहीं हूँ, लखनऊ में जितने लोग हैं, जितने रचनाकार, मैं चाहूंगा कि अपनी संस्कृति को संजोते रहें, याद दिलाते रहें, और हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अच्छी कविता लिखना नहीं, हमें अपने शहर के नौजवानों को भी ये बताना है कि इस गली से भी गुजर के देखो, शायद अच्छा लगे। बहुत सही। तो ये थी हमारी छोटी सी मुलाकात यतीन्द्र मिश्रा जी से। आपकी किताब ऑनलाइन खरीदने के लिए उपलब्ध है, और अगर ऑनलाइन ना मिले तो यूनिवर्सल बुक सेलर्स आ जाइए, यहाँ पे मिल जाएगी। जल्दी मिलते हैं एक और एपिसोड में एक और बढ़िया किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।